हेलो एवरीवन। तो आज मैं ये बुक आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। ये एक नॉन फिक्शन बुक है, ज़ीरो द बायोग्राफी ऑफ अ डेंजरस आइडिया बाय चार्ल्स सीफ। इनका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, सीफ है या साइफ है, बट ये बुक बहुत ही अमेजिंग है। छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और ये देखिए पेपर बैक एडिशन है। तो ये बुक किस बारे में है? ये देखिए, हर शायद इंडियन को पता होगा कि ज़ीरो की जो इन्वेंशन है वो बेसिकली इंडिया में ही हुई थी। और आर्यभट्ट ने जैसे इसका सिद्धांत दिया था, या बट मतलब जो ज़ीरो एज अ प्लेस होल्डर और ज़ीरो एज अ वैल्यू, तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। वो आप ये बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं शायद ठीक से समझा ना पाऊँ इसको, बट जो ज़ीरो को इन्होंने डेंजरस आइडिया क्यों कहा है, तो वो ये बुक इस बारे में है। डेंजरस बेसिकली मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इंडिया में तो ये यूज़ हो ही रहा था, और वेस्ट को काफ़ी टाइम लगा ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और ज़ीरो मैथ्स में तो देखिए यूज़ होता ही है ना, हर जगह यूज़ होता है। अब आज के लिए तो हमारे लिए बहुत ईजी है ये चीज़ सोचना कि अच्छा ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, बट ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए समझना बहुत मुश्किल था कि नथिंग को बेसिकली वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हाउ कैन देयर बी नथिंग, कि ये जैसे ये दुनिया है, मतलब कोई भी चीज़, जैसे इंग्लिश में कहावत है कि द नेचर अबोर्स अ वैक्यूम, कि नेचर में ज़ीरो या नथिंग या ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, हमेशा कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो भी अस्तित्व में है वो किसी न किसी अस्तित्व से ही आया होगा। नथिंग से एवरीथिंग कैसे आ सकता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न फिलॉसफी में काफ़ी टाइम तक रहा था। और यहाँ पे आप जानते हैं हिंदू बिलीव्स में, हिंदू फिलोसफिकल सिस्टम्स में नथिंग तो मतलब एक आम आइडिया सा है कि सब कुछ एक तरीके से अनंत जो है, या ये जो दुनिया है ये मिथ है या ज़ीरो है, इल्यूजन है, तो ये कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मतलब ये कॉन्सेप्ट फिलोसॉफिकली इंडिया में काफ़ी टाइम से था। मैथमेटिकली 1500 या 1600, हाँ 1500 साल के आसपास पहले यूज़ होना शुरू होता है। और फिर कैसे उसका जो ट्रैवल है ज़ीरो, कैसे एज अ नंबर सिस्टम, एज अ कैलकुलेशन में जैसे यूज़ करने के लिए वो कैसे इंडिया से पहले द अरब वर्ल्ड से कैसे यूरोप तक पहुंचता है। फिर वहाँ पे फिबोनाची, जो एक फिबोनाची सीरीज़ आपने शायद मैथ्स में पढ़ी हो, है ना, एक के बाद एक उसमें प्रीवियस नंबर ऐड करते रहते हैं तो फिबोनाची सीरीज़ बन जाती है। तो 1 1 2 3 और फिर 5 और फिर 8 ऐसे करके, तो वही वाले फिबोनाची वो कुछ 800 साल पहले ये इस कॉन्सेप्ट, या जो हिंदू अरेबिकल न्यूमरल्स हम कहते हैं ना, कि 0 से 9 वाली जो चीज़ है वो बेसिकली इंडिया और फिर अरब वर्ल्ड में गई, तो इसलिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। और कैसे फिबोनाची ने, जो कि उस वक्त यूरोप में ही थे, शायद इटली में थे शायद, तो वहाँ वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ पढ़ी, उनको बहुत अच्छा लगा ये चीज़, और उन्होंने फिर कैसे उनकी वजह से बेसिकली ये जो नंबर सिस्टम है वो यूज़ होना शुरू हुआ यूरोप में। और उसके बाद ही जो मैथमेटिकल जो काफ़ी डिस्कवरीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से एक तरीके से पनपी, और कुछ हद तक कहा जा सकता है कि जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है 500 साल पहले का, साइंस और मैथ्स में जो इतनी तरक्कियाँ होना शुरू हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में, देखिए, क्योंकि उसमें ये कहा जा सकता है कि भाई ज़ीरो की अगर खोज इंडिया ने पहले ही कर ली थी, मतलब सोचिए साइंटिफिक रेवोल्यूशन और ज़ीरो की खोज जो भारत में हुई उसमें 1000 साल का कुछ फ़र्क है ना। तो भारत मटेरियलिस्टिकली कह सकते हैं इतना क्यों नहीं फिर डेवलप हुआ, उसके कई कारण हैं। हिस्टोरिकल कारण हैं, इन्वेजन्स कारण हैं, और प्रायोरिटीज़ भी कारण हैं। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड को, जो भौतिक दुनिया है उसको, जहाँ तक ये मैं समझ पाया हूँ इस बुक से भी और बाकी जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से, कि यहाँ पे बेसिकली भौतिक दुनिया में बदलाव या फिर इम्प्रूवमेंट का ज़्यादा स्कोप नहीं था, क्योंकि हमने उसको कभी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। इसमें कोई कल्चर ऊपर नीचे की बात नहीं है, लेकिन शायद मतलब यहाँ के जो लोग थे वो ये समझ गए थे कि मटेरियली सब कुछ हो, अच्छा हो, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं, जबकि मन की शांति नहीं होगी। तो ऐसा कई देशों में ऐसा ही देखा गया। आप सोच सकते हैं जैसे इवन चाइना में कहा जाता है गन पाउडर, कंपस, और एक चीज़ और थी ना, मैप्स, आई थिंक गन पाउडर, कंपस,
तीन जो मेन जो इन्वेंशंस हैं जिसकी वजह से पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो यूरोप आगे पहुंच पाया, कॉलोनाइज कर पाया पूरी दुनिया को, वो तीनों डिस्कवरीज चाइना में बहुत पहले हो गई थी। बट चाइना ने कभी उस चीज़ को उस तरीके से यूज़ नहीं किया जिस तरीके से यूरोपियन देशों ने किया। कॉलोनीज बनाने के लिए और फिर मटेरियल वर्ल्ड को इम्प्रूव करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव नज़रिया जो कहा जाता है कि दृष्टा और दृश्य वाला जो है ना फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में, तो भारत ने एक तरीके से कह सकते हैं या ईस्टर्न पूरा सब कॉन्टिनेंट ने हमेशा दृष्टा पे ध्यान दिया है कि मैं जो ईगो है जो देख रहा है इस दुनिया को, उसको कैसे शांति मिल सकती है। उन्होंने बाहरी शांति खोजने की इतनी कोशिश नहीं की, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड इस चीज़ में थोड़ा अलग था। तो ये थोड़ा मैं बुक से शायद हट रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी इसमें डिस्कस है, मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा था। तो ये देखिए, मैं आपको बस जल्दी से कंटेंट्स दिखा देता हूँ। चैप्टर 0, ये भी अच्छा लगा मुझे, चैप्टर 0 से शुरू किया। नल एंड वॉइड है ना, कि जो नल है, जो वॉइड है, ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट बड़े ही अजीब से लगते थे जो पुरानी सभ्यताएं थी, जो ग्रीक सिविलाइजेशंस थी, जो फिलोसोफर्स थे, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड का आप कह सकते हो जो मेजर पिलर है, फाउंडेशन है, वो ग्रीक सिविलाइजेशन ही है ना। तो फिर द ऑरिजिन ऑफ ज़ीरो, नथिंग कम्स ऑफ नथिंग, ये वाली चीज़ जो मैं आपसे कहा। द वेस्ट रिजेक्ट्स द ज़ीरो। तो हेयर यहाँ पे मैं आपको बता था कि जो वेस्ट है उनको ये कंसेप्ट हज़म नहीं हुआ ज़्यादा, ये वाला। फिर ज़ीरो गोज़ ईस्ट, द इन्फिनिट गॉड ऑफ नथिंग, द थियोलॉजी ऑफ ज़ीरो। तो ये चैप्टर भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, जैसे कि शून्यता का जो कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म में, थोड़ा थोड़ा अद्वैत में भी है कि जहाँ दृष्टा और दृश्य बेसिकली दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। तो कैसे वो जो शून्यता का कॉन्सेप्ट आप क्या देख सकते हैं, शून्य कॉन्सेप्ट पहले ही आ चुका था, बट उसको मैथमेटिकली कैसे यूज़ करना है वो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त और ये जो मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने ही इसको आगे ले गए। और बहुत अच्छा एक नंबर सिस्टम बेसिकली, जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम कह सकते हो, जो 10 के बेस पे है, 0 1 2 3 4 से। तो उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कितना ईजी हो गया था मैथमेटिक्स, क्योंकि उससे पहले ग्रीक सिविलाइजेशंस में या रोमन सिविलाइजेशन में आपको पता है कि जो नंबर्स थे, हम रोमन न्यूमरल्स यूज़ करते हैं ना, 1 2 3 ऐसे आई लिखा रहता है, तो उसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो मतलब बहुत ही मुश्किल है उसमें करना। और ज़ीरो के साथ आप मतलब बहुत ही जल्दी से, बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम था ये। तो ये ज़ीरो की खोज भारत ने दी है सबको, ये शायद कईयों को पता ही है, इसलिए मैंने कहा कि ये बुक वो तरफ तो दिखाती है, बट ये वाला भी दिखाती है कि डेंजरस आइडिया कैसे और कैसे उस ज़ीरो को आगे उन्होंने डेवलप किया। ये कह देना कि भाई सब कुछ भारत ने दिया, ये थोड़ा मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसलिए ये बुक थोड़ी ज़रूरी है कि ठीक है, ज़ीरो वहाँ गया, अकाउंटिंग में यूज़ होता है, और फिर कैसे उन लोगों ने डेवलप किया, ये देखिए, ज़ीरो एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड है, हालांकि हाँ, इंडियन फिलोसफी में आप कह सकते हैं कि जो जैसे प्रमाण माने जाते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको दिखता है साइंटिफिक मेथड की, बिना ठीक से ऑब्जर्व किए आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये जो हमारे यहाँ वो दृष्टा पे ज़्यादा लागू होता था, दृश्य पे नहीं, मतलब बाहरी दुनिया पे नहीं। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने उस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दिया कि वो जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बाहर का दृश्य जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या वो वैसा ही है जैसा वहाँ के रिलीजन्स या वहाँ की जो फिलोसफीज़ कह रही हैं, या फिर हमें कुछ टेस्ट करना चाहिए कुछ उसको। तो वो जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है उसमें ज़ीरो का क्या महत्व रहा है ना। और फिर न्यूटन आ गए और ये सब आ गए। तो ये देखिए, फिजिक्स ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो इन्फिनिट नेचर ऑफ ज़ीरो। तो इसमें बेसिकली ये सब डिस्कस किया है कि अगर आपने कॉलेज में या 11th-12th में भी शायद मैथ्स अगर पढ़ी होगी, तो ज़ीरो का आपको पता है कि जो सीरीज़ होती थी, इन्फिनिट सीरीज़ होती थी, वो कितनी अजीब सी लगती थी। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण के रूप में दूँ, 1 -1 +1 -1, अगर ये इन्फिनिट सीरीज़ चलती रहे तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो क्या ये 0 होगा या फिर 1 होगा, क्योंकि आप डिपेंड करता है कि आप कौन से 2 टर्म्स पहले लेके उनको ऐड कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा एक उदाहरण है कि ये जो इन्फिनिट सीरीज़ हैं, और इवन कैलकुलस जो न्यूटन और लाइबनिट्ज़ दोनों ने शायद साथ ही खोजा था, मतलब अलग अलग खोजा था लेकिन साथ एक ही टाइम पे। तो उन्होंने कैसे ज़ीरो को यूज़ किया कैलकुलस में, और विदाउट कैलकुलस आज की जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, जो भी आप सोच सकते हो साइंस में रेवोल्यूशन है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता, मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल ही होता। और तो
उसका पैराडॉक्स इसमें बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। ये लास्ट वाला चैप्टर मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ, जीरो एट द एज ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो ये यहीं पे आ जाता है आपका जो एस्ट्रोफिजिक्स में बेसिकली आप कह सकते हो, या इवन फिजिक्स में जो न्यूटन की माफ़ कीजिएगा, आइंस्टाइन की जो डिस्कवरी है और स्पेस टाइम को लेके, तो उसमें ज़ीरो का क्या रोल है, और ब्लैक होल्स के जो सेंटर में कहा जाता है ना सिंगुलैरिटी है वो क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो एक इक्वेशन में एक चीज़ ज़ीरो पे अगर चली जाती है तो इक्वेशन ब्रेक डाउन हो जाती है, वो उसके आगे हमें पता नहीं है कि कैसे उसको समझा जाए उस चीज़ को। हालांकि मैथमेटिकली ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, मैथमेटिकली कोई चीज़ बहुत ही क्लीन हो सकती है, बहुत ही नीट एंड क्लीन इक्वेशन हो सकती है, बट उसका रियलिटी में शायद हमें एग्जाम्पल ना मिले। तो क्योंकि मैथ्स एक बेसिकली जहाँ तक है एक एब्स्ट्रैक्शन है कि हम एक अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं कि कैसे ये दुनिया है, और उसको हम सिंबल्स में मैनिपुलेट करके समझना चाह रहे हैं। जैसे एक और एक एप्पल है, तो एक और एक हम कह देते हैं दो एप्पल हैं, तो हम मैथमेटिकली उसको 1+1=2 लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो क्या दो एप्पल्स का भी आइडेंटिकल हो सकते हैं? हम मैथ्स में बहुत इजीली 1=1 लिख सकते हैं, बट नेचर में कोई भी दो चीज़ प्योरली आइडेंटिकल होती नहीं है, प्योरली आइडेंटिकल। अब आप क्वांटम और उस लेवल पे चले जाएं शायद तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें मैं इतना माहिर नहीं हूँ, बट बिल्कुल आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन का उसी शेल में होना और उसी स्पिन में होना आई थिंक शायद पॉसिबल नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, कोई फिज़िक्स का कोई एक्सपर्ट है तो प्लीज़ मुझे समझाए, लेकिन आई थिंक दो स्टेट्स बिल्कुल जैसे दो एटलीस्ट मैक्रो लेवल पे, अगर जैसे दो सेब मैं आपके सामने रख दूँ, वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते ना, एटॉमिक लेवल पे भी नहीं हो सकते। तो 1=1 हम एक अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं मैथ्स में, और ये अप्रॉक्सीमेशंस काफ़ी हद तक काम तो करते ही हैं भाई। पूरी जो हमारी मॉडर्न सभ्यता है, टेक्नोलॉजी है, जिस स्मार्टफोन से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब कहीं ना कहीं मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ करता ही है, और उसमें ज़ीरो का कितना बड़ा रोल है वो चीज़ इसमें दर्शाई गई है कि भले ही वो एक डेंजरस आइडिया है। डेंजरस आइडिया क्यों है मैं आपको ज़रा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो अर्थ का वो है, क्या कहते हैं हम, आई थिंक रोटेशन रेवोल्यूशन वगैरह इसमें डिस्कस था, मुझे ध्यान नहीं। हाँ, ये रीमन इक्वेशन वाला था। हाँ ठीक है, ये आज भी जैसे बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। रीमन का जो इक्वेशन है वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, बिकॉज वही ज़ीरो पे हर चीज़ अटक जाती है कि ज़ीरो पे इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मैं वो जल्दी से पेज खोल के दिखाता हूँ जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था। इसमें डायग्राम्स भी दिए हैं काफ़ी अच्छे से। थोड़ा मैथ्स लवर्स के लिए कह सकते हो कि ये बुक अच्छी है, बट मैं कहूँगा जनरल ऑडियंस के लिए भी अच्छी है। इसमें ज़रा एक सेकंड में बता, तो हाँ ये मुझे दिखाना था। जैसे देखिए, ये द इन्फिनिट ज़ीरोज़, ये देखिए ये वाली सीरीज़ है ना जो मैंने अभी बताई, 1-1+1 वाला अगर करते रहोगे तो एक आंसर तो आपको ये आ सकता है 0, या फिर अगर आप इन ग्रुप्स इन ऑब्जेक्ट वंस को ग्रुप कर देंगे तो आपको 1 भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो ये एक पज़ल है इसी टाइप की, जैसे जो ग्रीक पज़ल ग्रीक्स में था, जैसे ये वाला था जीनोस पैराडॉक्स, शायद आपने सुना होगा, जीनोस आर्गुमेंट, कि एक टर्टल और एक इंसान में रेस हो रही है, और जितनी देर में ये टर्टल आगे मूव करता है उतनी देर में इंसान और इसके बीच का डिस्टेंस आधा हो जाता है। तो फाइनली कौन जीतेगा? तो इसमें आर्गुमेंट जीनो का ये था कि इंसान कभी भी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि टर्टल हमेशा उससे आगे रहेगा। क्योंकि आप सोचिए, एक सेकंड में ये कुछ मान लो 2 कदम आगे चला और आप इसके बीच में आ गए, उतने ही सेकंड में आपका और टर्टल के बीच का डिस्टेंस आधा हो गया। तो ऐसे चलते रहोगे इवन एंड तक भी आप कभी उससे जीत नहीं पाओगे। लेकिन बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ये पैराडॉक्स, काफ़ी सालों तक रहा था। आज भी अगर किसी को ऐसी ये सुनाया जाए तो लॉजिकली उसको काउंटर करना बड़ा अजीब सा लगता ही है कि हाँ बात तो सही कह रहा है कि हमेशा मेरे और इसके बीच में ये डिस्टेंस कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप टर्टल के साथ रेस करेंगे तो ऑब्वियसली जीत ही जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से दर्शा ये रहा था कि ज़ीरो का या इन्फिनिट, जिसको हम मैथ्स में इन्फिनिटिज्मल कहते हैं ना, बहुत ही छोटा, अनंत रूपी छोटा कह सकते हो आप। इन्फिनिटिज्मल का मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलेंगे, बट जो हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जो कहते थे कि ऑलमोस्ट ज़ीरो पे जाना,
ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ऑलमोस्ट जीरो पे जाना, ये इतना एक तरीके से आप कह सकते हो मैथ्स के लिए इतना डेंजरस आइडिया है। देखिए ये है, जैसे वो ये वाला तो मैं आपको दिखा दिया, ये इंटीग्रेशन का था। इंटीग्रेशन में भी आप यही तो करते हो कि जैसे एरिया अंडर कुछ कर्व निकालना है, तो उसको आप इमेजिन करते हो कि बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स या बहुत छोटी छोटी स्लाइसेस में बना है। उसकी विड्थ हम कितनी लेते हैं, डेल्टा एक्स लेते हैं, या डेल्टा जो भी यहाँ पे होता है छोटा वाला, और उसको हम क्या कह देते हैं कि ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होता जा रहा है, ऑलमोस्ट ज़ीरो थिकनेस वाला। तो इसमें यही दिखाया गया कि देखिए केपलर ने ये वाला जो हम सिंबल यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन में, तो केपलर ने यही वॉल्यूम्स निकालने के लिए भी यही हम करते हैं ना कि छोटी एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हम मान लेते हैं कि छोटी छोटी इन ऑलमोस्ट ज़ीरो थिकनेस की डिस्क से वो बना हुआ है, और फिर हम उनको ऐड कर देते हैं, उस एरिया को हम ऐड कर देते हैं अज्यूम करके कि बहुत सारे जैसे डिस्क से बना हुआ है वो, और फिर हमें वॉल्यूम मिल जाता है। तो इसमें यही था, देखिए केपलर इग्नोर्ड द प्रॉब्लम कि एडिंग इन्फिनिट जीरोस टुगेदर वाज जिब्रिश लॉजिकली, बट आंसर तो सही आता है हमेशा। तो ये एक बड़ा ही पैराडॉक्सिकल सी चीज़ इनको इसमें दिखाई गई कि ज़ीरो का यूज़ मैथ्स में तो बहुत अच्छे से किया जाता है और आंसर बहुत एक्यूरेट आता है, लेकिन अगर आप इसको सोचने बैठें कि कैसे भाई कोई सिलेंडर या कोई भी ऑब्जेक्ट को, जब हम इंटीग्रेशन में आप शायद पढ़ें, आगे पढ़ें या फिर पढ़ा ही होगा, बट नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझा देता हूँ यही चीज़ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों विदाउट ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, या जो बहुत ही इस कॉन्सेप्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। और सोचने बैठेंगे तो बहुत ही अजीब लगेगा कि कैसे कोई ज़ीरो थिकनेस की डिस्क्स, अगर बहुत सारी डिस्क में ऑलमोस्ट इन्फिनिट डिस्क ज़ीरो थिकनेस की लूँ तो मुझे एक सिलेंडर मिल जाएगा। बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है, बट हाँ ये यूज़ होता है कैलकुलस में और बहुत अच्छे आंसर्स देता है। फिर टेंजेंट की बात की गई है, और ये टेंजेंट कैसे निकालते हैं, और ये सब मतलब आपको मैथ्स, जिसने मैथ्स इवन मतलब 12th तक की मैथ्स में पढ़ा है, 10th तक की मैथ्स में, उसको भी बुक बहुत अच्छी लगेगी कि ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये सब अलजेब्रा की क्वेश्चंस और वो मैक्सिमा मिनिमा निकालना है ना। तो ये सब बेसिकली वही तो करते हैं, dy/dx को हम ज़ीरो कर देते हैं तो हमें वहाँ का लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। फिर यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि शायद 10th 12th के बच्चों को शायद ये ध्यान हो, एल हॉस्पिटल हम बोलते थे इसको, एल हॉस्पिटाल शायद नाम है, जो 0/0 फॉर्म को हम डिफरेंशिएट करते थे। तो वो भी थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि कुछ चीज़ों के लिए तो ये कर जाता है काम, बट हाँ डिफ़िकल्टी फिर भी रहती है कि ऐसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। और लास्ट में बस ये आपको जो ब्लैक होल वाला चीज़ था कि सिंगुलैरिटी पे, जहाँ पे ये देखिए अगर हम वो इक्वेशन को वहाँ पे ज़ीरो कर दें सिंगुलैरिटी को एक्स को, तो हमें बेसिकली सिंगुलैरिटी वाला जो आंसर है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है कि न्यूटन की जो इक्वेशन है स्पेस टाइम की, वो ब्लैक होल के सेंटर पे ब्रेक डाउन कर जाती है। तो ये बुक है, ये छोटी सी बुक ही है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, कुछ 200 पन्ने, 200 से कम पन्ने की है, तो आप ज़रूर पढ़िए इसको। बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, मैथ्स के कई कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो और क्लियर हो जाएंगे, नहीं पता थे तो पता चल जाएंगे, और कई चीज़ें तो खैर मुझे भी नहीं इतनी अच्छे से समझ में आई थी, बट ये दोबारा मैं पढ़ूंगा तो मैं श्योर हूँ आराम से समझ लूँगा। और हाँ एक चीज़ मैं और इसमें आपको बताना चाह रहा था कि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं। अगर बाई चांस इसमें समझ में भी नहीं आया तो एक नंबर फाइल करके चैनल है, नंबर PHILE, बहुत ही अच्छा चैनल है, आप उसको ज़रूर देखिए। अगर मैथ्स में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, कभी मैथ समझ में नहीं आई या एटलीस्ट ज़ीरो के बारे में, एक नंबर है, आप सोचिए एक नंबर के ऊपर उन्होंने बायोग्राफी बना दी, और बहुत ही अच्छी बुक है। मतलब एक नंबर जो कि पूरी दुनिया एक तरीके से इसने बदल दी, शून्यता का कॉन्सेप्ट। और मुझे शायद ध्यान है कि जापान में या चाइना में जो जेन के पेंटिंग की जाती है, कुछ ऐसा था कि वो ज़ीरो को पेंट करते हैं, ऐसे कुछ गोल सा, और एक ही स्ट्रोक में करना होता है, और बहुत ध्यान के बाद ही करते हैं वो, और वो एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है शायद, बट वो शून्यता का जो कॉन्सेप्ट है, और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक फिलोसॉफिकल आइडिया और मैथमेटिकल और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सब इसमें डिस्कस किया गया है। तो इसको पढ़िए और बताइए कैसी है, और थैंक यू।